हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर जोशी मैम्स इंग्लिश क्लास। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग। अनीश जंग इज एन इंडियन राइटर एंड सोशल वर्कर. शी हैज रिटन many books and this chapter has been taken from her book लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द पुअर इलेक्ट्रिकल्स ऑफ सीमापुरी दिल्ली एंड द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. इस स्टोरी का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे करता है कि जिस तरह से स्प्रिंग सीजन में चारों ओर फूल खिलते हैं, नई नई कलियां आती हैं, उसी तरह से ह्यूमन लाइफ में बचपन को स्प्रिंग टाइम कहते हैं. बच्चे तब ब्लूम करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, अपना फ्यूचर की योजना बनाते हैं. परंतु साहिब और मुकेश जैसे तमाम कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन का टाइम या स्प्रिंग टाइम तो रैग पिकिंग, बाल मजदूरी और न जाने कितने ऐसे हार्ड वर्क करने में ही बीत जाता है. उन बच्चों के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है. इसलिए इसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग. इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट साहिब. साहिब वॉज ए स्मॉल रैपकीपर्स. ही लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली. ही बिलीव्स इन प्रोमिसेस. नंबर 2 है मुकेश. मुकेश इज ए बॉय बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स. वह फिरोजाबाद की गंदी गंदी गलियों में रहता है, लेकिन वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. उसके अभी सपने बने हुए हैं, उसके सपने अभी टूटे नहीं हैं. वो सोचता है कि मैं कुछ बनूंगा. थर्ड नंबर है नरेटर. नरेटर का नाम है अनीश जंग. शी इज ए सोशल वर्कर. शी ऑनेस्टली पोर्ट्रेज द पिटेबल कंडीशंस ऑफ स्लम dwellers and also the miserable conditions of the Firozabad Bengal makers. Now the part 1. Sometime I found a rupee in the garbage. अब आथर कहती हैं कि जब हर सुबह वो अपने काम के लिए बाहर जा रही होती हैं तो अपने नेबरहुड में वो साहिब और उसके मित्रों को रैग पिकिंग करते हुए देखती हैं. तो साहिब का घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, जो कि तूफान में बह चुका था. अब वो सीमापुरी दिल्ली में रहता है, जहाँ चारों ओर गंदगी का ढेर है. वे इसी गंदगी से सोना तलाशते हैं. गार्बेज इज गोल्ड टू द पुअर रैग पिकर्स बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश. यह इन पुअर लोगों के लिए तो जीवित रहने का एक साधन है. पर नरेटर उन बच्चों को जब नंगे पैर रैग पिकिंग करते हुए देखती है तो उसे बहुत दया आती है. तो वह साहिब से पूछती है कि तुम यह सब क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. तो साहिब बोलता है उनके आसपास तो कोई स्कूल है नहीं, तो अगर कोई बना दे तो वह स्कूल ज़रूर जाएगा. तब नरेटर मजाक करते हुए कहती है कि यदि वह स्कूल बना देगी तो वह क्या पढ़ने जाएगा. साहिब खुश होकर कहता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा. लेकिन कुछ दिन के बाद जब साहिब ऑथर से मिलता है तो पूछता है क्या आपने स्कूल बना दिया. तो इस प्रश्न के उत्तर में ऑथर बहुत लज्जित होती है और कहती है स्कूल बनने में बहुत समय लगता है बच्चे. ऐसे फिर अपने मन में सोचती है ऑथर, ऐसे वायदे तो इस संसार के हर कोने में पड़े हैं. इन गरीब बच्चों से न जाने कितने लोग इस तरह के वायदे करके उन्हें भूल जाते हैं. लेकिन कुछ महीनों के बाद नरेटर अब उनको जानने लगते हैं उन बच्चों को. एक दिन वो उनसे पूछती है कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है. तो वह बोलता है कि उसका नाम साहिब ए आलम है. तो नरेटर उस बात को सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि इसका अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक. लेकिन साहिब इस बात को नहीं जानता है. अगर वो इस बात को जान जाता तो कभी इसका अर्थ वो समझ सकता, क्योंकि वो नहीं समझ सकता. वो तो बेचारा नंगे पैर वाले अपने मित्रों के साथ इस मित्र मंडली में सुबह के पंछियों की तरह रोज़ रैग पिकिंग करने के लिए आते हैं और दोपहर के बाद गायब हो जाते हैं. और अब एक दिन नरेटर उनसे पूछती है कि बच्चों तुम चप्पल क्यों नहीं पहनती हो. तो एक बच्चा बोलता है कि उसकी माँ ने चप्पल शेल्फ से उतारी ही नहीं. दूसरा बच्चा ने बेमल चप्पल पहनी हुई थी और तीसरा बच्चे के पास तो चप्पल थी ही नहीं. और एक कहता है उनके ट्रेडिशन में जूते पहनने का तो रिवाज ही नहीं है. अब उन सब की बातें सुन करके ऑथर को उदीपी के एक व्यक्ति की बात याद आ गई. उस व्यक्ति ने एक बार ऑथर को बताया था जब वो छोटा बच्चा था, रोज़ एक मंदिर के सामने से स्कूल जाता था और जहाँ उसके फादर पुजारी थे वहाँ पर वो रुक करके माता रानी से एक जोड़ी जूते के लिए विश करता था. अब ऑथर वहाँ पर 30 ईयर्स के बाद आती है उस मंदिर के पास. वहाँ उसने देखा एक नया पुजारी है, वहाँ एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने आता है जिसके
जिसके पास जूते, जुराब, स्कूल बैग सब कुछ है। नरेटर सोचती है शायद देवी माँ ने उस बच्चे की प्रार्थना सुन ली होगी, इसीलिए आज पुजारी के जैसे बच्चे यहाँ जूते पहनते हैं। परंतु नरेटर दुखी इस बात से है कि उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चे अभी भी जूते रहित ही हैं। एक दिन नरेटर इन जाने पहचाने बच्चों के साथ सीमापुरी जाती है, जो कि दिल्ली के क्षेत्र में है। यहाँ पर 10,000 कबाड़ चुनने वाले लोग रहते हैं। ये 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। ये लोग यहाँ बिना किसी आइडेंटिटी के रहते हैं, परंतु इनके पास राशन कार्ड है और मतदाता सूची में इनका नाम है। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक इनके लिए भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। इन बेचारे लोगों के घर मिट्टी के बने हैं, जहाँ न सीवेज है, न नालियाँ हैं, न पीने का पानी है। बच्चे इन्हीं में बड़े हो जाते हैं और वो भी जीवन यापन में अपने पेरेंट्स के भागीदार बन जाते हैं। सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब है रैग पिकिंग करना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। साहिब आथर को बताता है, वो कभी कभी 1 रुपया या कभी 10 रुपये नोट भी ढूंढ लेता है। कभी कभी तो चांदी का सिक्का भी उन्हें मिल सकता है, और अधिक पाने की चाहत में वो इसको ढूंढना बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए रैग पिकिंग एक वंडर है और बुजुर्गों के लिए जीवन यापन का साधन है। यही इनके हमेशा यही इनके जीवन में चलता रहता है, रैग पिकिंग करना और किसी भी तरह से अपने जीवन यापन करना। यानी इनका जो जीवन है ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत ही पिटिएबल है। अब जाड़े की एक ऋतु में ऑथर साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखती है। वह 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसे यह खेल देखना पसंद भी आ रहा था। वह नरेटर को बताता है, जब कोई यहाँ नहीं रहता है तो गेटकीपर जो वहाँ का क्लब का है उसे झूला भी झूलने देता है। उसने टेनिस के जूते पहने हुए थे, जो किसी धनी व्यक्ति ने उसे दे दिए थे, क्योंकि उन जूतों में एक सुराख हो चुका था। लेकिन साहिब जैसे बच्चों के लिए तो ये एक अपना साकार होने की तरह था। आथर बताती है, अब एक सुबह साहिब को वह दूध की डेयरी जाने वाले रास्ते पर देखती है। उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है और नरेटर को संकेत से बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है। वहाँ पर उसे 800 रुपीज़ महीना मिलता है और दिन का भोजन भी मिलता है। तब नरेटर उससे पूछती है, क्या वह इस नौकरी से खुश है? उसके चेहरे की केयरफ्री लुक जो खो गई थी। वह स्टील का डब्बा उसके प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था। बोरा उसका अपना था, लेकिन यह डिब्बा उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है। अब साहिब स्वयं का मालिक नहीं रहा, इसलिए नरेटर को इस बात से भी दुखी थे। साहब की जो फेस रीडिंग करके उसने देखा कि साहब अब भी खुश नहीं है, वो दुखी है, लेकिन इस बात से संतुष्ट है कि साहब कम से कम एक दिन भर खाना तो खाता है। तो अब शुरू होती है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। फिरोजाबाद में ऑथर मुकेश से मिलती है, जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में रहता है। ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स हु प्रिपेयर्स कलरफुल बैंगल्स लाइक दैट ऑफ रेनबो। परंतु उस बच्चे का एटीट्यूड देखा, वह बच्चे का एटीट्यूड सबसे भिन्न है। वह एक साहसी बच्चा है और अनाउंस करता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो ऑथर उससे पूछती है कि तुम कारों के बारे में जानते ही क्या हो? वह कहता है वो कार चलाना सीख लेगा। वह कहता है आई विल गो टू द गैराज एंड लर्न टू ड्राइव अ कार। हालांकि उसके ड्रीम अनक्लियर हैं, उस नरेटर को साफ लग रहा है यट ही है डिफरेंट एम्बिशन टू फुलफिल, क्योंकि फिरोजाबाद में हर दूसरा घर परिवार के में चूड़ियाँ बनाने का ही तो काम करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ तो औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाती हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। छोटे छोटे बच्चे भी इतने अधिक तापमान में काम करते हैं। यहाँ हर फैमिली अपने बच्चों को ना तब पहले से ही काम पर लगा देती है। यदि यहाँ पर सही ढंग से कानून को फॉलो किया जाए तो कम से कम 20,000 बच्चों को इन गरम गरम भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ ये अपनी आंखों की चमक तो वयस्क होने से पहले ही खो देते हैं। तो अब मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है, जो कि बदबूदार गंदी गली में रहता है, जहाँ पशु और मनुष्य एक साथ रहते हैं। उसका घर आधी बनी हुई झोपड़ी के समान है। एक हिस्सा तो घास से ढका है। पूरे परिवार के लिए एक दुबली पतली औरत शाम का भोजन बना रही है। वो फटी हुई साड़ियों में है, आंखों में उसका धुआं भरा हुआ, फिर भी बावजूद परिवार की खुशी के लिए वो हंस रही है।
और लगता है वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मुकेश के पिता एक बहुत ही गरीब चूड़ी निर्माता हैं। वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके, स्कूल भेजने में वो असमर्थ थे। उनको तो केवल बैंगल बनाना आता था और वह अपने बच्चों को भी वही सिखा सकते हैं। मुकेश की दादी बताती है कि उसका पति चूड़ियों में पॉलिश करते हुए उसकी आंखों में धूल चली गई पॉलिश की, जिससे वह अंधे हो गए थे जवानी में ही। परंतु वह सब उनके, वो कहती है, वह सब उनके कर्म हैं, उनके भाग्य का कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि वे चूड़ी निर्माताओं के घर में पैदा हुए हैं। ये तो उनका ट्रेडिशन है और भगवान की दी हुई इस परंपरा को वो छोड़ भी तो नहीं सकते। इस बात से नरेटर बड़ा आश्चर्य होती है कि किस तरह से बातें करती हैं। फिरोजाबाद की हर गली में यही यही मतलब इसी तरह की फैमिलीज रहती हैं। तो हर गली में रंगी बिरंगी चूड़ियाँ देखी जा सकती हैं। अंधेरी झोपड़ियों में परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जिस कारण छोटे छोटे बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। उनके घर में एक बूढ़ी महिला है। उस महिला के साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है सविता। वो भी चूड़ियाँ बनाना जानती है। वो सीख चुकी है बचपन में ही अपने पेरेंट्स से इस बात को। और वो ये भी जानती है कि चूड़ियाँ कितनी पवित्र हैं, भारतीय नारी के सुहाग के प्रतीक हैं। सविता भी शीघ्र ही दुल्हन बन जाएगी और इन्हें पहनेगी। और उस बूढ़ी औरत की तरह जो उनके बगल में बैठी हुई है, उन्होंने भी चूड़ियाँ तो पहनी हैं, लेकिन उनकी आंखों की जो चमक है वो खो गई है। वो बताती है कि लंबे समय से एक वक्त का खाना भी उन्होंने पेट भर के नहीं खाया है। तब उसका पति बोलता है कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा वो और कुछ नहीं जानता है, वो इनके लिए उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। कम से कम उसने अपने परिवार के रहने के लिए घर तो बनाया है, वहाँ पर कुछ भी और अधिक कार्य करने के लिए पैसा भी तो उनके पास नहीं है। वहाँ के नवयुवक भी बहुत दुखी हैं। वो बेचारे भी चूड़ियाँ बनाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वह कुछ करना चाहते भी है, न तो उनको कोई सिखाने वाला है, न तो उनके पास कोई पैसा है। तो ऑथर इन नवयुवकों के एक समूह से पूछती है कि वे एक सहकारिता का गठन क्यों नहीं करते हैं। तो वे बताते हैं कि यदि वे संगठित हो जाते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और गैरकानूनी तरीके से उन्हें झूठा आरोप लगा करके जेल डाल देगी। उनका कोई नेता नहीं है जो अलग ढंग से उन्हें काम करने के बारे में बता सके। दरिद्रता, जड़ता, प्रलोभन, अन्याय के वो सब शिकार हो चुके हैं। उनकी बातें सुनकर अनीश जंग कहती है कि उसे अब दो स्पष्ट संसार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो वह जो पॉवर्टी में जकड़े हुए हैं, जैसे ये लोग हैं और जिस जाति में वे जन्मे हैं। दूसरा वे जो साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन का कपटपूर्ण चक्र इनको अपने अधीन करता रहता है। सबने मिलकर बच्चों पर वह बोझ लाद दिया जिसे कभी भी नहीं उतार सकते। बच्चे तो जागरूक होने से पहले ही अपने पिता की नेचुरली उसी प्रोफेशन को स्वीकार कर लेते हैं। टू डिनाई थिंग्स एल्स who do dare, but Arthur sees a ray of hope in the eyes of Mukesh to become a motor mechanic. Garage is far away from his house, but he shall go. तब नटर उससे पूछती है क्या वह प्लेन उड़ाने के सपने भी देखता है। तो वह चुप हो जाता है, कहता है नहीं। और फिरोजाबाद की सड़कों पर तेज दौड़ती हुई कारों का ही स्वप्न देखता है। वायुयान तो वहाँ के आकाश में कम ही उड़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट समाप्त हो जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों ही पार्ट के अकॉर्डिंग आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे जो नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।